Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to revise chapter number 3 and 6 of your class 7th new NCERT of social science, that is exploring society, India and beyond. तो इसको 3, 6 और 9 and 11 ये चार चैप्टर्स हम रिवाइज करने वाले हैं वन शॉट रिविजन वीडियोस में. सो इस वीडियो में हम ये दो चैप्टर 3 और 6 करेंगे. नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वाले 9 और 11 चैप्टर्स देखेंगे. इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन रिवाइज ऑल दोस चैप्टर्स. ओके, बाकी इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी प्रैक्टिस किए हैं, बुक के भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. इसका हम सबसे पहले नोट्स एंड समरी देख लेते हैं. सो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है. तो वेदर जो है वो डे टू डे इवेंट होता है. किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं दिन प्रतिदिन, जैसे रेन कैसी है, विंड कैसी चल रही है, सनशाइन कैसा है, उस बेसिस पे वेदर डिसाइड होता है किसी भी जगह का. सेकेंड है सीजन. सीजन्स क्या होते हैं? सो पीरियोडिक चेंजेस, कुछ समय के लिए सिचुएशन एक जैसी होने लगती है. जैसे इस पर्टिकुलर समय में एक जैसा सीजन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ये किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन. सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है उस बेसिस पे ये सीजन्स डिसाइड होते हैं. ये सब मैंने चैप्टर में डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट क्या होता है? तो वेदर का जब हम एवरेज निकालते हैं लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न कहीं का भी रीजन ओवर अ डेकेड्स, 30 सालों का जब हम एवरेज निकालते हैं लगभग, तो उसे हम कहते हैं वेदर क्लाइमेट. ठीक है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं? तो 7 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला है एल्पाइन. एल्पाइन जो हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है और स्नोई वेदर, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और कोल्ड टेम्परेचर रहता है. दूसरा है टेम्परेट. टेम्परेट में क्या होता है? मॉडरेट समर रहेगा, मतलब 8 वर्ड से आप याद रख सकते हो, है ना. बहुत ज्यादा ना गर्मी होगी ना ठंड होगी, और ये हिल स्टेशंस में पाया जाता है. फिर है सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल यानी जो समर होगा वो हॉट होगा, विंटर होगा वो कोल्ड होगा. नदर्न प्लेन वाला जो रीजन है इंडिया का, वहां पर ये पाया जाता है. फिर है एरिड. एरिड यानी सूखा, बिल्कुल ड्राई. तो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, ये थार डेजर्ट वाले एरिया में मिलता है ये वाला क्लाइमेट. देन नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट. तो ट्रॉपिकल वेट यानी बारिश बहुत होती होगी. हैवी रेन इन कोस्टल एरिया में पाया जाता है. राइस यानी पैडी की कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छा है. देन सेमी एरिड. सेमी एरिड में उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई नहीं रहेगा, बट हॉट रहेगा, ड्राई समर्स रहेंगे, और सेंट्रल प्लेट्यू वाला जो रीजन है इंडिया का वहां पाया जाता है. और ट्रॉपिकल ये कहाँ मिलता है? तो ये वार्म ईयर अराउंड, पूरे साल यहाँ पर गर्म टेम्परेचर रहता है. और सीजनल, सीजन आता है जहाँ बारिश होती है. पेनिनसुलर और ईस्टर्न इंडिया में ये पाया जाता है. ओके, तो ये हमने क्लाइमेट्स देख लिए इंडिया के. नाउ नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. किसी भी जगह के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले लैटिट्यूड. अर्थ के कौन से लैटिट्यूड पे कोई सी जगह है वो डिपेंड करती है. सो क्लोजर टू इक्वेटर वार्मर, यानी इक्वेटर के जितनी पास कोई जगह है वो उतनी ही गर्म होगी. और जैसे जैसे इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से हम दूर जाते जाते हैं उतनी ही टेम्परेचर क्या है वो कम होने लग जाता है. ठीक है. सो क्लाइमेट जो है ठंडा मिलने लगता है. दूसरा है ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई. तो हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है? कूलर टेम्परेचर रहता है. फिर हमने तीसरा देखा था प्रॉक्सिमिटी टू सी, मतलब समुद्र के किनारे पर हो तो वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. सी जो है मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को. फिर है विंड्स. चौथा फैक्टर विंड्स. विंड क्या करता है? इट कैरी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल, जैसे हमने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा था. देन टोपोग्राफी. किस जगह, जैसे प्लेन है फिर माउंटेन्स है, तो ये भी डिसाइड करते हैं कि कहीं का क्लाइमेट कैसा होगा. माउंटेन्स एंड वैलीज इन्फ्लुएंस विंड फ्लो एंड रेनफॉल. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉनसून के बारे में, मॉनसून विंड्स के बारे में. सो 2 होते हैं. साउथ वेस्ट, इंडिया के जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से जो विंड्स फ्लो होती है ऐसा इधर की तरफ से, उसे हम कहते हैं, और ये समर टाइम में होती है. ये ओशियन से लैंड की तरफ बहती है. यहाँ पर क्या है? ओशियन है, अरेबियन सी है, यहाँ से ये लैंड वाला पार्ट है, इधर की तरफ बहती है और बहुत तेज बारिश लेकर आती है इंडिया में. दूसरा हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो इंडिया के इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ऐसे बहती है, फ्लो होकर आती है. ये लैंड से ओशन की तरफ बहती है, ड्राई विंड्स होती है. ईस्ट कोस्ट गेट सम रेन, इधर से आते वक्त ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है ठंड के समय. ठीक है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइमेट एंड लाइफ.
लाइफ जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। बहुत सारे कल्चर और फेस्टिवल्स जो हैं वो सीजनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मॉनसून अगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से खेती अच्छी नहीं होती, पानी की सिंचाई की कमी होती है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी सही से वर्क नहीं करती। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो एंड इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो बढ़ती है ऑफन फॉलोज बैड मॉनसून। जब बारिश अच्छी नहीं होती है तब हमें ये कंडीशंस देखने को मिलते हैं कि लोग अपने गांव को छोड़कर, जगह को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, सिटीज में जा रहे हैं कमाने के लिए, और महंगाई भी इस वजह से बढ़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट के क्या क्या डिजास्टर्स आते हैं, कौन कौन सी आपदा देखने को मिलती है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे साइक्लोन्स का, कि ये कैसे इंटेंस लो प्रेशर के अराउंड एक स्टॉर्म जैसी कंडीशन क्रिएट होती है सीज में, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फ्लड यानी बाढ़ आना, ये हैवी रेन्स की वजह से होता है, या ग्लेशियल बर्स्ट, जब जहाँ पे बर्फ हमेशा जमी हुई है वो पिघलने लग जाए अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में, तब ऐसा होता है। लैंडस्लाइड यानी मिट्टी जब ऊंचाई से बहकर इन हिली एरियाज वर्सन बाय डिफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी जो जड़ों से बंधी होती है वो लूज हो जाती है ना, और फिर ये ढलान से नीचे बहकर मिट्टी आने लगती है, तो इसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड्स। ठीक है, फिर हमने देखा था फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, ये तो हीट की वजह से भी होता है, ड्रॉट यानी सूखे के कारण, और कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पर तो जो टूरिस्ट होते हैं वो केयरलेसनेस दिखाते हैं, आग वाग जलाई, कुछ पकाया और फिर उसको वैसे ही छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से फायर काइंड ऑफ सिचुएशंस हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और किन कारणों से हो रहा है। सो इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, जैसे हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। फॉसिल यानी जो बहुत सारे जीवाश्म, पेड़ पौधे और जानवर जो बहुत अरबों खरबों साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, उनकी बॉडीज अंदर डिकम्पोज हो गई, खराब हो गई, और वो आगे चल के वो सड़ कर टेम्परेचर प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ज्यादा यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस क्या बताया था मैंने कि अर्थ पे लाइफ इसलिए सरवाइव करती है कि सन से जो रोशनी आती है ना, तो अर्थ उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और बहुत सारा जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर वार्म है और ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। सो ये अब ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये हीट जो पहले नेचुरली ट्रैप होती थी अब ज्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। फिर इसकी वजह से मिटिगेशन मतलब कम करना, तो इतना सब हो रहा है तो हमें कम करने की जरूरत है, किसको? क्लाइमेट चेंज को। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यू हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे पेट्रोल आपने एक बार गाड़ी में डलवाया तो वो खत्म हो जाता है जल के, फिर दोबारा हम नहीं उसको ले सकते हैं ना, लेकिन सोलर एनर्जी है, सन से कोई बैटरी से हमने चार्ज किया और फिर उसको यूज किया, फिर नेक्स्ट डे सन आएगा तो हम फिर से उसे चार्ज कर सकते हैं ना। सो रिन्यूएबल एनर्जी हमें यूज करना चाहिए। एफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन का अपोजिट, पेड़ों को काटने की बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। रिड्यूस कंजम्पशन, जिसको जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ सोशल साइंस। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द नोट्स एंड समरी ऑफ चैप्टर नंबर 6 द एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, नोट्स एंड समरी देख लेते हैं। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि मौर्य एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, उसके डिक्लाइन होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे न्यू किंगडम्स इमर्ज होने लगे। इस पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल ये सभी लाइफ जो है रीऑर्गेनाइज हो रही थी, खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे। इट वाज मार्क्ड बाय इन्वेशन, इस वक्त बहुत सारी आक्रमण हुए, इंटरनल राइवलरीज, जो हमारे इंटरनल जैसे बहुत सारे किंगडम बन रहे थे, तो एक राजा अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए बहुत सारा आपस में यहाँ पर कलह हो रहा था, आपस में बहुत सारे वॉर्स हो रहे थे, ट्रेड का ग्रोथ हो रहा था, कल्चरल ब्लेंडिंग। जब हमने देखा कि इन्वेशन हुए, आक्रमणकारी जो हमारे देश में आ रहे थे वो अपने कल्चर साथ में लेकर आ रहे थे और यहाँ इंडियन कल्चर जो है वो मिक्स हो रहा था, तो यहाँ पर बहुत सारी ब्लेंडिंग हमें देखने को मिली। नाउ हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। मौर्यास कैसे डिक्लाइन हुए, तो जो अशोका थे, अशोका के बाद जो
भी रूलर्स आए, सक्सेसर्स मतलब जो उनके बाद के जो भी राजा आए वो सारे वीक थे, उतने पावरफुल नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, जो उनके लास्ट एक ये पुष्यमित्र शुंगा है ना, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि मौर्य एम्पायर के जो लास्ट राजा थे उसको इन्होंने असैसिनेट कर दिया, मतलब मार दिया। ठीक है, किसने? शुंगा ने। और यहीं से शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जिसके बारे में आगे दिया हुआ है। मौर्यन प्रोविंसेस टर्न इनटू इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब मान लो इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था, इसमें छोटे छोटे प्रोविंस थे, जैसे आज के समय में हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वैसे उस वक्त प्रोविंस थे। तो ये जो प्रोविंस है, अब क्योंकि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ये जो सारे छोटे छोटे यहाँ पर राजा थे ये खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था वो वीक था, वहां से फॉरेन इन्वेशन हुआ। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, यहाँ पर हमने एक रफ मैप मैंने बताया था, यहाँ से तो ये जो वीक पड़ गया क्योंकि मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, यहाँ से फॉरेन इन्वेशन, जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लोग यहाँ से भारत में एंट्री लेते थे। ओके, देन हमने देखा राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी। जब मौर्यन एम्पायर टूटा तो बहुत सारी नई डायनेस्टीज बनी, जैसे शुंगा। अभी हमने पुष्यमित्र शुंगा के बारे में पढ़ा, उसने लास्ट रूलर जो था मौर्यन एम्पायर का उसको असैसिनेट किया, मतलब मारा। फिर इसने जो ये शुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंगा है, इसने वैदिक रिचुअल्स को रिवाइव किया, अश्वमेध यज्ञ किया, देन पैट्रनाइज आर्ट एंड लिटरेचर। पैट्रनाइज मतलब क्या होता है? संरक्षण देना। ठीक है, जो आर्ट लिटरेचर ये सब जिस चीजें थी उसको उसने संरक्षण दिया। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा था चैप्टर में, भरहुत स्तूपा रेलिंग्स इसके समय में बनाई गई, और संस्कृत लर्निंग को भी प्रमोट किया। ठीक, शुंगा डायनेस्टी के समय की सारी अचीवमेंट्स हैं। ऐसे ही सातवाहना, ये डेक्कन साउथ वाला जो एरिया है, वहां पर 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक थे। इनकी कैपिटल अमरावती और प्रतिष्ठाना पैठान तक थी। इसमें स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। कृष्णा गोदावरी जो नदी है उसके बेसिन में। देन एक्टिवेट मैरीटाइम ट्रेड विद रोमन्स। रोम था, वहां से मैरीटाइम मतलब समुद्री, समुद्र के थ्रू व्यापार किया जाता था। ठीक है, कॉइन्स शोड शिप्स, जो वहां के सिक्के मिले हैं उसके ऊपर नाव या जहाज, इस तरीके से हमने देखा था, है ना। आप इमेज में, जो बुक में इमेज दी गई वो देख सकते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस, यहाँ पर सभी धर्मों को बराबरी से देखा जाता था। वैदिक को, बुद्धिस्ट, जैन ट्रेडिशन सभी को माना जाता था। इंपॉर्टेंट जो राजा थे इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो हमने देखा था कि अपनी माँ के नाम पर ये लोग अपना नाम रखते थे। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं छेदीस, जो कलिंगा है उड़ीसा का पार्ट, वहां पर इनका रूल था। इसके इंपॉर्टेंट राजा ये दिए हुए खारवेला, इन्हें हम भिक्षु राजा या मॉन्क किंग भी कहते हैं। ये जैन फॉलोअर थे, जैन धर्म को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी सभी धर्मों की भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। उनके समय में उदयगिरी, खंडागिरी केव्स बनाए गए। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन मतलब किसी हार्ड सरफेस पे कुछ खुदवा कर लिखवाना। सो हाथी गुफा जो जगह है वहां पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें उनकी मिलिट्री विक्ट्रीज, जो युद्ध उन्होंने लड़े और जो जीते उसके बारे में लिखा है, और लोगों की भलाई के लिए जो कार्य किया उसके बारे में लिखा है। सदर्न किंगडम्स की अगर हम बात करें, चोलास, चेरास, पांड्यास, तो चोला के समय हमने देखा था इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जैसे कराईकाल जो रूलर थे उन्होंने बिल्ड किया था कलनई ग्रैंड एनिकट, जो वाटर सिस्टम है तमिलनाडु एरिया में। फिर चेरा में देखा था कि इन्होंने रोम के साथ ट्रेड किया, स्पाइसेस, आइवरी और पर्ल्स का। पांड्या जो है वो मदुरई में इनकी कैपिटल थी। ये किस चीज के लिए फेमस थे? पर्ल्स यानी मोती के लिए, और नवल मतलब जो नाव वगैरह या समुद्र से रिलेटेड जो पावर होती है उसकी बात हो रही है। तो समुद्र से जो भी युद्ध हो या किसी भी तरीके का ट्रेड हो तो बहुत पावरफुल थे। संगम लिटरेचर, हमने संगम एज देखा था जहां पर तमिल पोएट्स आके उन्होंने एक ग्रुप बनाया, संगम बनाया, असेंबली बनाई और बहुत सारी कविताएं लिखी जो बेस्ड थी लव पे, ब्रेवरी पे, जेनरोसिटी पे और जस्टिस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फॉरेन डायनेस्टीज, अब जो विदेशी आक्रमणकारी आने लग गए उनके बारे में तो पहला दिया है इंडो ग्रीक। ठीक है, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था। एलेक्जेंडर के जाने के बाद वो लोग वहां सेटल हुए। ग्रीक जो इन्फ्लुएंस है, उनके कॉइन आर्ट और गवर्नेंस का जो तरीका था वो भारत के साथ उन्होंने मिक्स किया। हेलिडोरस पिलर जो है उसमें डिवोशन देखने को मिलता है इंडियन गॉड्स लाइक वसुदेव। देन शकास के बारे में हमने पढ़ा था, इंडो स्काइथियंस थे, इन्होंने 2nd सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी सी तक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के रूल किया। इनके समय में ही शक संबंध जो कैलेंडर है वो लॉन्च हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ। ये हमारा इंडिया का अभी भी नेशनल कैलेंडर है। ठीक है, ये सब हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ ये वीडियो देख के और सब हमारा हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिसने चैप्टर वाली वीडियोस अच्छे से देखी हैं, तो ये रिवीजन के लिए बहुत सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुशानास के बारे में पढ़े थे, सेंट्रल एशिया से ओरिजिनली आए थे। इसके जो इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे कनिष्क 2nd सेंचुरी सी में। इन्होंने बुद्धिज्म, आर्ट और ट्रेड इसको पैटर्न दिया, मतलब संरक्षण दिया, और सिल्क रूट पे इनका कंट्रोल था जो कि सेंट्रल एशिया रोम
से कनेक्ट होता था। फिर गंधार आर्ट और मथुरा आर्ट इनके समय में डेवलप हुआ। गंधार आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, रियलिस्टिक स्टैचूज देखने को मिलते हैं। और मथुरा आर्ट यह इंडियन स्टाइल है जो रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर जो होता है उससे बनाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? तो संस्कृत के जो टेक्स्ट है जैसे महाभारत, रामायण, ये एक्सपैंड हुए, बढ़े। संगम एज, संगम लिटरेचर हमने पढ़ा, वो उसमें पोइट्रीज जो थी फ्लरिश हुई तमिलनाडु रीजन में। आर्किटेक्चर जैसे केव्स वगैरह, गुफा वगैरह बनाई गई, उदयगिरी, कार्ला, नानेघाट, स्तूपास बनाए गए, जैसे भारत का एक एग्जाम्पल हमने देखा। वाटर सिस्टम लाइक कलनई ये डेवलप हुए। कहाँ पे था कलनई? अभी हमने पढ़ा, सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, रिलीजियस हार्मनी, सभी धर्मों में एक शांति थी, सभी लोग आपस में एक दूसरे के धर्मों को रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि राजा भी यहाँ पर सपोर्ट करते थे मल्टीपल फेथ्स को। देन आर्ट शोड फ्यूजन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन स्टाइल। आर्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें इंडिया के साथ साथ इसके आर्ट में जो बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे उनके भी हमें अंश देखने को, एक फ्यूजन मिक्सचर देखने को मिलता है। ओके, देन एट लास्ट वी लर्न अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमी, व्यापार कैसे बढ़ा। सो इनलैंड यानी जो इंडिया का पार्ट है उसके अंदर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस या एक किंगडम से दूसरे किंगडम, फिर ओवरसी समुद्री व्यापार भी होने लगा, बहुत तेजी से बढ़ने लगा। भारत के जो सामान थे जैसे स्पाइसेस, मसाले, कपड़े, आइवरी, पर्ल्स, ये रोम में बहुत ज्यादा डिमांड में थे। कॉइन इशूड बाय रूलर्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। जैसे कि हमने देखा था कि कॉइन्स मिले हैं जिसपे शिप का एक हमें देखने को मिला है इमेज, ये बताता है कि समुद्री व्यापार भी उस वक्त हुआ करते थे। टैक्स ऑन ट्रेड एड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम। टैक्सेस जो लगाए जाते थे ट्रेड पे, व्यापार पे, उससे सरकार को या राजा को उस वक्त रेवेन्यू हुआ करता था। सो कंक्लूजन क्या है, हमने क्या देखा इस पूरे चैप्टर में? पोस्ट मॉडर्न एज वाज अ टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ किंगडम, कल्चर्स एंड इकोनॉमी। फॉरेन जो इन्वेडर्स आए उनका जो कल्चर है वो ब्लेंड हुआ इंडियन सोसाइटी के साथ। दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर इंडियन किंगडम्स विद रिच आर्ट, लिटरेचर एंड ट्रेड नेटवर्क्स। ये एक बेस बना आगे जो भारत का इतिहास रहने वाला था या किंगडम्स डेवलप होने वाले थे आर्ट आर्किटेक्चर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में और ज्यादा ग्रोथ होने के लिए। Okay, so with this students we are done with summary of chapter number 6. Now we will practice some questions. So let us just start with objective questions. So जो लास्ट मौर्य रूलर था, राजा था, उसको किसने असैसिनेट किया? मारा। अशोक, पुष्यमित्र शुंग या करिकाल या कनिष्क? तो इसका आंसर क्या है? बी, पुष्यमित्र शुंग। देन शुंग डायनेस्टी रिवाइव्ड विच रिचुअल? किस रिचुअल को, किस रीति रिवाज को इस डायनेस्टी ने रिवाइव किया, दोबारा से किया? दशहरा, होली, अश्वमेध यज्ञ या नवरात्रि? अश्वमेध यज्ञ। देन इसका आंसर है सी। फिर है कौन सी डायनेस्टी ने डेक्कन एरिया में रूल किया? शक, कुषाण, सातवाहना या चेरा? तो इसका वेरी सिंपल आंसर सी, सातवाहना। अब ये बताओ कुषाण ने कहां पर किया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर सातवाहना की कैपिटल कहां थी? अमरावती, पैठान, मदुरई, वंजी या पाटलिपुत्र? तो इसका आंसर है अमरावती, पैठान। खारवेला कहां के राजा थे? शकाज, चेदीस, देन चोलास और कुशानास। सो खारवेला जो थे छेदीस के राजा थे। देन विच cave inscription tells about the Kharvela achievement? So Karla, हाथी गुफा, then उदयगिरी या भरहुत? हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने अभी जस्ट थोड़ी पीछे स्लाइड्स में पढ़ा। देन नेक्स्ट इज विच साउथ इंडियन डायनेस्टी बिल्ड अ ग्रैंड एनीकट? चोलास, पांड्यास, चेरास या छेदीस? सो इसको आपको याद रखना है, चोलास ने बनाया था। देन संगम लिटरेचर वाज रिटन इन विच लैंग्वेज? संस्कृत, प्राकृत, तमिल या पाली? संगम लिटरेचर किसमें लिखा गया? तमिल में। ठीक है। देन विच किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल ट्रेड? यहाँ पे सिंपल सा आंसर है चोलास, पांड्यास, चेरास एंड शकास। पांड्यास जो थे वो लिंक थे पर्ल ट्रेड से। पी पी करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। देन विच इंडो ग्रीक एम्बेसडर बिल्ड द हेलिडोरस पिलर? किसने बनवाया था ये पिलर? तो यहाँ पे आंसर है डेमेट्रियस, मिनांडर, हेलिडोरस या सेलिकस? इसका आंसर हो जाएगा हेलिडोरस। देन शक संवत कैलेंडर किसने इंट्रोड्यूस किया था? शकाज ने, सातवाहनास ने, चोलास ने या कुशानास ने? वेरी सिंपल आंसर ए, शकाज ने। फिर कनिष्का वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? मौर्यास, कुषाण, शक या छेदीस? सो इसका आंसर है कुषाण डायनेस्टी, बी वाला इसका आंसर। ओके, नो नेक्स्ट देख लेते हैं। सो गंधारा आर्ट जो है उसमें किसका इन्फ्लुएंस है? चाइनीज, ग्रीक, पर्शियन या अफ्रीकन? ग्रीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
देन मथुरा आर्ट मेनली यूज रेड सैंडस्टोन, ब्लैक मार्बल, व्हाइट ग्रेनाइट या ब्रॉन्ज, तो इसका आंसर है रेड सैंडस्टोन। फिर कौन सा एपिक जो है वो कंपोज हुआ संगम पीरियड के दौरान, शिलापतिकरम, रामायण, महाभारत या अष्टशास्त्र, तो इसका आंसर है शिलापतिकरम। इसमें हमने दो व्यक्ति की कहानी एक पढ़ी थी, छोटा सा मैंने आपको समझाया था, वो दोनों नाम बताइए और शिलापतिकरम में वो नाम क्या थे और स्टोरी अगर कोई समराइज करके एक दो लाइन में बताना चाहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देखती हूँ कितने बच्चों ने वीडियो अच्छे से देखी है। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है यहाँ पर जो लास्ट मौर्य रूलर थे वो किसने मारा था उनको, सो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंगा। ओके, देन शुंगा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। फेमस जो भरूच स्तूप है वो किसके समय में बना था, शुंगा डायनेस्टी। देन सातवाहना के जो राजा थे जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, इंक्लूडेड हिज डैश नेम इन हिज टाइटल, किसका नाम उन्होंने इंक्लूड किया था, मदर का। ये मैंने आपको चैप्टर अभी जस्ट समझाते वक्त बताया था। सातवाहना कैपिटल वर डैश एंड डैश, कहाँ कहाँ थे सातवाहना के कैपिटल, अमरावती एंड पैठान, प्रतिष्ठान भी बोलते हैं इसको। जो सातवाहना के कॉइन्स है ऑफन शोड, क्या दिखाते हैं उसमें, शिप्स। खारवेला बिल्ट डैश एंड डैश, उदयगिरी केव्स एंड खांडागिरी, ठीक है। देन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसके बारे में, देन हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन है किस स्क्रिप्ट में लिखा गया, ब्राह्मी। नाउ चोला किंग डैश बिल्ड द ग्रैंड एनिकट, किसने बनवाया था, करैकल। संगम लिटरेचर किस भाषा में है, तमिल। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो चेरास ट्रेडेड विद, चेरा ने किसके साथ ट्रेड किया था, रोम एंड वेस्ट एशिया। पांड्यास इज फेमस फॉर पर्ल ट्रेड्स। हेरिडोरस पिलर ये कहां पर है, मध्य प्रदेश, एमपी लिख रहे हैं, पूरा लिखेंगे। फिर किसने शक संबंध कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, शकाज ने। कुषाण डायनेस्टी का जो कनिष्क था वो एक ऐसा राजा था जिसने बुद्धिज्म को ग्रेट पैटर्न दिया था, संरक्षण दिया था। ओके, नाउ अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक एक करके आंसर करेंगे। जैसे पहला है व्हाई इज पोस्ट मॉडर्न पीरियड कॉल्ड एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, सो आंसर इसका हो जाएगा आफ्टर मॉडर्न डिक्लाइन मैनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड टेरिटरीज, दिस पीरियड सॉ न्यू रूलर्स, फॉरेन इन्वेजन, कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड एंड आर्ट फ्लरिश्ड, मेकिंग इट एन एज ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल रीऑर्गेनाइजेशन। हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी एंड व्हाट वाज हिज अचीवमेंट, सो शुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था आफ्टर assassinating the last Mauryan ruler in 185 BC. He revived Vedic rituals and protected his kingdom from invasion, strengthening North India. Third है what was Ashwamedh यज्ञ and why was it performed? अश्वमेध यज्ञ क्या है और क्यों परफॉर्म किया जाता था? So ये एक वैदिक हॉर्स सेक्रीफाइस रिचुअल है जो राजा द्वारा परफॉर्म किया जाता था उसकी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है। ये आंसर लिखेंगे। टेरिटरीज थ्रू विच द हॉर्स रोम अनचैलेंज्ड बिकेम पार्ट ऑफ किंग्स एम्पायर, ये मैंने अच्छे से समझाया था। घोड़ा जहां तक बिना किसी रुकावट के दौड़ जाए, कोई राजा उसका विरोध ना करे, वहां तक का सारा हिस्सा जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहा है उसके हिस्से में आ जाता था। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ है मेन कंट्रीब्यूशन बताना है शुंगा डायनेस्टी का आर्ट में। सो इसमें हमने देखे थे कि इसने बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पैट्रनाइज किया था, ब्यूटीफुल रेलिंग्स और कार्विंग्स बनवाई थी भरभूत स्तूपा में, विच शोड सीन्स फ्रॉम बुद्धाज लाइफ एंड नेचर मोटिव्स, देन मार्किंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। देन नेक्स्ट है मेंशन टू इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ सातवाहना, सातवाहना के दो इंपॉर्टेंट कैपिटल बताने हैं हमें। सो दीज आर डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट कैपिटल्स, सो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर अमरावती एंड प्रतिष्ठाना। Then what do सातवाहना coins with ships tells us? नाव क्या दिखाती है उस पर, जहाज क्या दिखाती है, पानी की जहाज जो है। So ships design on सातवाहना coin shows that maritime trade was important, कि समुद्री व्यापार भी उस वक्त important था। They prove that dynasty had advanced ship building and trade links with distant regions like Rome, क्योंकि रोम तक के इतने दूर दूर के भी रिलेशंस थे, ट्रेडिंग रिलेशंस। ओके, नाउ
हु वॉज गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड वाई इज ही इम्पोर्टेंट, ये क्यों कौन थे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है गौतमीपुत्र सतकर्णी। सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो सातवाहना रूलर थे। इन्होंने अपनी मम्मी का नाम रखा था एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर, और एम्पायर को स्ट्रेंथ किया था, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर मैटरनल लीनेज। अब ये जो मम्मी का नाम इन्होंने नहीं रखा था, इनके नाम में गौतमीपुत्र जो आ रहा है, गौतमी इनकी मम्मी का भी नाम है, और ये जो मम्मी की साइड की लाइन है जैसे मम्मी, नानी, उनकी मम्मी, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए इस तरीके से किया जाता था। देन हु वाज खारवेला एंड व्हाट डिड ही बिल्ड फॉर जैन मॉन्क्स। खारवेला कौन थे और जैन मॉन्क्स के लिए इसने क्या बनाया। सो खारवेला वाज रूलर ऑफ छेदी, ये कलिंगा में, और इन्होंने उदयगिरी खंडागिरी केव्स बनवाई भुवनेश्वर के आसपास एज रेजिडेंस फॉर जैन मॉन्क्स। जैन मॉन्क्स जो जैन साधु होते हैं उनके रहने के लिए। फिर व्हाट इज रिटन इन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। सो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड खारवेलाज मिलिट्री विक्ट्रीज, कि खारवेला की जो मिलिट्री जंग हुई, जीत हुई, उसके बारे में, लोगों की भलाई के लिए जो काम किए, डोनेशंस जो थे उसके, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। इट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिज रेन, उसके समय का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। देन विच चोला किंगडम बिल्ट ग्रैंड एनिकट एंड व्हाट वाज इट्स पर्पस। ग्रैंड एनिकट किसने बनाया था और इसका पर्पस क्या था। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, कितनी बार हमने ये देख लिया। तो ये कराईकाल ने बनाया था, इसे कलनई और ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं। इसमें कावेरी रिवर का जो पानी है उसको डाइवर्ट करके जो इरिगेशन के लिए फार्मलैंड्स है वहां तक ले गए, मेकिंग द रीजन rich and rice bowl of south. Then next is what is Sangam literature and what themes does it cover. Sangam literature क्या और इसमें कौन कौन से themes हैं. So it is the earliest Tamil poetry composed between 2nd BC to 3rd CE. इसमें themes हैं love, bravery, generosity, justice and give details about South Indian society and trade. Then which kingdom was famous for pearls. बताओ कौन है. P से पांड्यास है ना. और क्यों ये फेमस है पर्ल्स के लिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं. पांड्यास किंगडम विद इट्स कैपिटल एट मदुरई वाज फेमस फॉर इट्स पर्ल फिशरीज. पर्ल्स वर इन ग्रेट डिमांड फॉर ट्रेड विद ग्रीक्स एंड रोम. देन व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेलिडोरस पिलर. तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है. ये मध्य प्रदेश में है और ये ग्रीक एम्बेसडर ने बनवाया था जो वर्शिप करते थे गॉड वसुदेव को. इट शोज कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडियंस एंड ग्रीक्स. एक कल्चर एक्सचेंज हुआ है वो दिखाया जाता है. शक संबंध क्या है, इस कैलेंडर के बारे में क्या बताना है हमें, और हु introduce it और कौन लाया था ये. So शक संबंध was a calendar introduced by Shakas. It is still used in India today as a national calendar beginning in 78 CE. आज भी हमारे नेशनल कैलेंडर के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं. दो फेमस स्कूल ऑफ आर्ट बताने जो कुशाना के समय में डेवलप हुए. कौन कौन से. गंधारा एंड, पहला है गंधारा और दूसरा है मथुरा. मथुरा में इंडियन स्टाइल था, रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था. गंधारा में ग्रीक स्टाइल था, ग्रे शिस्ट स्टोन यूज हुए थे. ओके, ये दो फेमस स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए कुशाना के समय में. तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लिए. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं. ये आप देख सकते हैं. 5 को एक एक करके आंसर देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहला है, हमें पॉलिटिकल चेंजेस बताने हैं जो इंडिया में हुए मौर्यस के डिक्लाइन के बाद. सो आफ्टर अशोका, मौर्य का जो रूल था वो वीक हो गया, अनेबल टू कंट्रोल वास्ट एम्पायर. इतने बड़े एम्पायर को संभालना कठिन हो रहा था. लास्ट मौर्य किंग जो है उसको असैसिनेट कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने 185 BCE में. मौर्यन एम्पायर छोटे छोटे स्मॉलर इंडिपेंडेंट किंगडम में ब्रोक इनटू, मतलब टूट गया. नॉर्थ इंडिया जो है शुंगा डायनेस्टी वहां पर पावर में आई. डेक्कन में सातवाहना पावर में आए. कलिंगा में छेदीज पावर में आए. साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. फॉरेन इन्वेजन बहुत सारी हुई, जैसे इंडो ग्रीक, शकास, कुशानास एंटर्ड थ्रू द नॉर्थ वेस्ट. दस इंडियाज पॉलिटिकल मैप चेंज कंप्लीटली विद कांस्टेंट राइवलरी अमंग किंगडम्स. देन सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेन फीचर ऑफ शुंगा डायनेस्टी. शुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन किसने रखी. पुष्यमित्र शुंग ने. इसने लास्ट मौर्य किंग को हराया. दे रूल्ड ओवर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया ताकि अपनी अथॉरिटी और पावरफुल जो उनकी पावर है वो दिखा सके. दे रिवाइव्ड वैदिक रिचुअल्स एंड प्रमोटेड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन. ब्राह्मण के जो ट्रेडिशन वगैरह हुआ करते थे वो सबको फिर से रिवाइव किया. संस्कृत जो है इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई लिटरेचर की और लर्निंग की. भरूच स्तूपा के जो रेलिंग्स है उसको डेकोरेट किया गया और कार्विंग की गई उस पे उस समय में. दीज कार्विंग शोड स्टोरीज फ्रॉम बुद्धाज लाइफ, सिंगर्स, डांसर्स, एनिमल्स एंड गॉड्स. देन दे फॉट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स लाइक ग्रीक बट लेटर मेंटेन पीस. शुरू में उन्होंने ग्रीक जैसे जो फॉरेन इन्वेडर थे उनके साथ लड़ाई की लेकिन बाद में शांति बनाई रखी. द एम्पायर लास्टेड फॉर अबाउट अ सेंचुरी बिफोर इट डिक्लाइन. लगभग 100 सालों तक चला. उसके बाद ये भी डिक्लाइन होने लगा, खत्म होने लगा. देन डिस्कस द रोल ऑफ सातवाहना इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. देखो ये आंसर बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लिखना है. अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स.
4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिख दो, 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट लिख दो, है ना। मैंने इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए जो आपको ईजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। सो सातवाहना का ट्रेड और एग्रीकल्चर में क्या रोल है? सातवाहना रूल लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी CE। इनका जो कैपिटल था अमरावती और प्रतिष्ठान था। एग्रीकल्चर जो है कृष्णा गोदावरी बेसिन में फ्लरिश हुआ। एडवांस यहाँ पे इरिगेशन मेथड थे जिसकी वजह से फार्मिंग स्टेबल थी। सातवाहना के जो कॉइन थे उसमें शिप्स देखने को मिलते हैं जो कि मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बताते हैं। ये किस किस में ट्रेड करते थे? पर्ल्स, आइवरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस विद रोमन एम्पायर। इंपोर्ट इंक्लूडेड ग्लास, वाइन एंड परफ्यूम। टैक्स ऑन ट्रेड जो दिया जाता था किंगडम को वो एक वेल्थ, धन और इनकम का सोर्स था। दिस प्रोस्पेरिटी सपोर्टेड आर्ट, inscriptions and Buddhist cave. Then next question is write a note on contribution of गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनके क्या contributions थे? So ये most famous ruler थे सातवाहना के। इनका जो नाम था उसमें मम्मी का नाम था गौतमी जो रिस्पेक्ट देता है विमेन और उनकी जो मम्मी थी उनकी तरफ की जो lineage है जैसे मम्मी, नानी, इनके बारे में बताया गया है। इन्होंने अपने किंगडम को स्ट्रेंथन किया, इसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया, कॉइन्स इशू किए जिसमें नाम और टाइटल रखा जो इनकी अथॉरिटी को दिखाता है। एग्रीकल्चर और मैरीटाइम ट्रेड जो है फ्लरिश हुए इनके समय में। ही ग्रांटेड लैंड टू ब्राह्मण्स, जैन मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स शोइंग टॉलरेंस। His mother Gautami Balashari also played an active role in donation and welfare. Inscriptions found in Nasik and Naneghat describe his achievements. Now next देख लेते हैं describe the achievements of Kharvela of Chedi dynasty. Kharvela जो थे most famous ruler थे Chedi dynasty के जो कलिंगा का पार्ट था। He followed Jainism and was sometime called भिक्षु राजा या monk king. इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी केव्स जो है भुवनेश्वर में जैन मॉन्क्स के लिए बनवाई। ये केव जो है शो करते हैं एडवांस रॉक के कट आर्किटेक्चर एंड ब्यूटीफुल कार्विंग। हाथी गुफा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें रिकॉर्ड किए गए मिलिट्री विक्ट्रीज एंड पब्लिक वेलफेयर वर्क। इंस्क्रिप्शन जो मेंशन करते हैं कि उसने टेम्पल्स रिपेयर कराए और सभी धर्मों के लिए रिस्पेक्ट था उसके मन में। उसने क्रिएट की काउंसिल ऑफ सेजेस एंड एसेटिक फॉर मेनी रीजन्स। खारवेला इज रिमेंबर्ड एज अ रूलर हु कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ विद रिलीजियस टॉलरेंस। ओके, सो ये क्वेश्चंस हमने देख लिए। आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका चैप्टर और अच्छे से रिवाइज हो गया और कुछ तो आपको समझ में आया होगा जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। एग्जाम ध्यान से देना है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन टफ देखकर जहां से आता है वहां से पेपर स्टार्ट करना है। राइटिंग अच्छी लिखनी है। एग्जाम खत्म करके 10 मिनट का टाइम लास्ट में बचाना है ताकि पेपर को रिवाइज कर सके। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना। ओके, so finally with this students we are done with revision of chapter number 3 and 6. Now we'll meet in the next video with chapter number 9 and 11. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.